चलिए हम लोग बात कर रहे थे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। तो सर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है? तो जैसे ही टीचर, खास करके कॉमर्स के अगर टीचर बोलते हैं कोई फॉर्मेट, तो बच्चा लोग हाथ सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, अरे यार फिर से एक नया फॉर्मेट याद करना होगा। तो बिल्कुल नहीं, ये आपको इसमें कोई फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे, ये देखो कॉमन सा फॉर्मेट है, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट, ठीक है, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। सर इसके नीचे कोई डिटेल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप तो खुश? तो चलिए अब बच्चे लोग कुछ रिलैक्स कर रहे हैं कि सर पहली बार कोई फॉर्मेट में याद नहीं करना है। तो बनाएंगे कैसे सर बिना याद किए हुए? तो चलिए एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल इजी वे से, बस आपको अपना कॉमन सेंस चलाना है और आंसर देना है। तो सपोज दैट कि ये आपका एक एनपीओ है, एनपीओ, और ये इसका एक पॉकेट है। पॉकेट समझ में आता है ना, पॉकेट जिसमें हम लोग पैसा रखते हैं निकालते हैं, रखते हैं निकालते हैं, हाँ उसी तरह से ये एनपीओ का एक पॉकेट है। तो पॉकेट में क्या होगा नॉर्मली, देखो इसमें कुछ कैश आएगा और कुछ कैश जाएगा। तो बस जो भी एनपीओ में पैसा आएगा, बस ये देखना है कि पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, मतलब पैसा आ गया, कहां लिखना है, रिसिप्ट में। पेमेंट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है पेमेंट कब का है, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, एडवांस देने से कोई मतलब नहीं है। बस आपके जेब से अगर पैसा जा रहा है तो उसे कहां लिखेंगे, पेमेंट में, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस का चीज है कि आप खुद से समझ सकते हैं कि जो एनपीओ है उनके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो जो भी पैसा आएगा उसको रिसिप्ट में लिख दो, जो जाएगा उसे पेमेंट में लिख दो, और इसको क्या करो, दोनों को इक्वल कर लो, ठीक है। इक्वल करना तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, दैट मींस 11 से तो सीख ही रहे हैं, कॉमर्स में कुछ सीखे थे नहीं सीखे, इक्वल करना तो सीख ही गए हैं। तो इसको आपको जस्ट इक्वल कर लेना है, और जो आंसर आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सीडी। तो चलिए बात करते हैं सर कुछ डिटेल्स के बारे में, इसमें क्या क्या आएगा जो आपको बताना है। मान लो कि एनपीओ अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, तो बताइए रिसिप्ट में होगा या पेमेंट में? तो सिंपल सा चीज है सर, सैलरी पे कर रहे हैं, तो दैट मींस मान लो कि मैं एनपीओ हूं, मैं एनपीओ हूं, तो मेरा ये पॉकेट है, नहीं दिख रहा ना, वो छुपा हुआ है, आपको नहीं दिखेगा। तो इस मान लो कि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, मैं यहां से उसको सैलरी पे करूंगा, तो बताओ मेरे जेब से पैसा आया या गया, जा रहा ना, तो मैं कहां लिखूंगा, पेमेंट में। मान लो कि मेरा एक ऑफिस है, ऑफिस के लिए मुझे रेंट पे करना है, तो पैसा आएगा या जाएगा, फिर से जाएगा पेमेंट में। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं पे कर रहा हूं, मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं, स्टेशनरी खरीद रहा हूं, मोबाइल रिचार्ज करवा रहा हूं, और भी बहुत सारी चीज ऑर्गेनाइजेशन में खर्चा होता है। तो जितने भी चीज के लिए आपके जेब से पैसा जाएगा उसको कहां लिखना है, पेमेंट में, ठीक है। मैं एक एडवांस क्वेश्चन पूछता हूं आपसे जिसका जवाब देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसका सैलरी ड्यू है, बाकी है, तो बताइए हम लोग उसका ट्रीटमेंट किधर करेंगे, रिसिप्ट में या पेमेंट में? आराम से, मैं आपको बिल्कुल 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। अच्छा हो गया 10 सेकेंड, मेरा बैटरी फास्ट है। तो दैट मींस इसका सही आंसर है वो ना तो रिसिप्ट में आएगा ना तो पेमेंट में आएगा। क्यों? तो मैंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू, मतलब मैंने अभी तक सैलरी पे नहीं किया। तो बताओ जब मैं सैलरी पे नहीं किया तो मेरे पॉकेट से पैसा आएगा या जाएगा, क्या जाएगा, क्या नहीं ना, तो इसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ध्यान देना है कि आउटस्टैंडिंग होगा उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, या फिर ऐसा ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है उसका हम लोग उसमें ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सर रिसिप्ट में। जैसे मेंबर अपना सब्सक्रिप्शन फी दिए, कहां पे आएगा, रिसिप्ट में। कुछ पर्सन मुझे डोनेशन दे रहे हैं, कहां पे आएगा, रिसिप्ट में। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ओल्ड मटेरियल को सेल कर रहा हूं, सोल्ड कर रहा हूं, तो वो कहां पे आएगा, रिसिप्ट में। तो दैट मींस आप सिंपली क्वेश्चन को देख के आप खुद से आइडेंटिफाई कर लोगे क्या रिसिप्ट में और क्या
पेमेंट में है। आप दोनों को इक्वल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मान लो कि इस तरह से आपको कोई डिटेल्स दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा, कोई भी अमाउंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बताना है क्या रिसीप्ट में आएगा और क्या पेमेंट में, और इसे हम लोग इक्वल कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये साइड हम लोग क्या लिखेंगे, रिसीप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बताइए एंट्रेंस फी रिसीव। देखो कॉमन सा ट्रिक, रिसीव मतलब वाह, तो ये साइड लिख देंगे टू एंट्रेंस फी रिसीव, जो भी अमाउंट है पुट सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब अभी हम लोग, अच्छा हम लोग अभी इस वीडियो के बाद में हम लोग हर वर्ड का मतलब पढ़ेंगे, इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड आएंगे, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन फी, एंट्रेंस फी, इनका क्या ट्रीटमेंट है हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, नॉर्मली मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेंबर अपना जो एक मतलब क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पे करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उसी को हम लोग कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो अगर बताओ जो मेंबर है वो सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं ना, कंट्रीब्यूशन, तो मेरे जेब में क्या होगा, पैसा आएगा। तो कहां लिखेंगे, रिसीव में टू सब्सक्रिप्शन। चलो एक्सपेंस पे, पेमेंट में एक्सपेंस अनपेड, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ अनपेड मतलब ड्यू है, तो ये कहीं पे आएगा क्या, नहीं। कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग, तो जो बिगिनिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी कहां पे होगा, स्टार्टिंग में लिख देना है टू बैलेंस बीडी। रोकर रेंट, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक लॉकर हो, मतलब वो जैसे बैंक में जाते हैं ना अपना सामान रखने के लिए, उसी तरह से एनपीओ के पास कोई एक लॉकर हो, और वो क्या होते हैं जो कोई भी लोग हो तो उसमें अपने सामान को रखते हैं, तो एनपीओ क्या करेंगे, उनसे कुछ रेंट चार्ज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लॉकर रेंट। तो कहां पे आएगा, रिसीव में। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है क्या है, मतलब पैसा कहीं लगा रहे हैं, तो वो कहां चला जाएगा, पेमेंट में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हम ओल्ड न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, तो पैसा कहां आएगा, रिसीप्ट में। रेंट पेड, हम पेड करेंगे तो कहां चला जाएगा, पेमेंट में। दैट मीन्स ये साइड पुट करना है। डोनेशन मतलब एनपीओ को कुछ जो थर्ड पर्सन वो कुछ पे कर रहे हैं, तो ये कहां पे आ जाएगा, रिसिप्ट में। गेम फी, गेम फी का यहाँ पे जो इसे नॉर्मली जो आपको एनपीओ के लिए इनकम ही समझना है, रिसिप्ट समझना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपना फंडिंग को बढ़ाने के लिए वो समय समय पे इस तरह का एक्टिविटीज को करते रहते हैं। तो दैट मीन्स वो एक कोई एक्टिविटीज करा रहे हैं गेम के नाम पे, जिससे जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उससे वो कोई ना कोई फी चार्ज करेंगे, इसलिए आप उनको हमेशा इनकम ही मानना है। वेजेज ऑफ वॉचमैन, मान लो कि जो एनपीओ है उसके बाहर कोई वॉचमैन है, तो हम लोग सैलरी पे करेंगे, तो ये कहां चले जाएंगे, पेमेंट में। इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे तो कहां चला जाएगा, पेमेंट में। रिपेयर, हो सकता है कि एनपीओ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई भी पंखा एसी सब सही से नहीं चल रहा, तो उसके लिए रिपेयर कर रहे हैं, तो पैसा जाएगा ना, तो कहां लिखेंगे, पेमेंट में। रेंट रिसीव, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया स्पेशली रिसीव, तो दैट मींस रिसीव्ड में। ठीक है, तो अगर सिर्फ रेंट दिया हुआ रहता, इसके अलावा कोई भी चीज मेंशन नहीं होता, तो वो कहां पे जाएगा, पेमेंट में। अगर लिख दिया रेंट पेड तो पेमेंट में जाएगा ही, अगर लिख दिया रेंट रिसीव तो दैट मींस रिसीव में। तो आप ये जो डाटा है आप उसको अपने अकॉर्डिंग रिसीव और पेमेंट में पुट करके दोनों तरफ आपको क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है। जो आंसर की रेट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस
CD। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं पहले इसमें जो सबसे ट्रिक का बात करते हैं, तो इसमें जैसे लिख देगा, जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है 31 मार्च 2018 का डिटेल्स है। ठीक है, अब मान लो लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम 2015 का हम पैसा रिसीव कर रहे हैं या 16 का पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो आपको ये माइंड लगाना ही नहीं है वो पैसा कब का है। सिंपल सा रिसीव मतलब रिसीव। हो सकता है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस पेमेंट कर दिए जिसका वो काम 1 से 2 साल बाद करेगा, तो दैट मीन्स हम सिंपली पेमेंट किए ना, तो उसे लिख देना पेमेंट में। ये दिमाग नहीं लगाना है आपको बस। अगर इसमें थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो मे बी रिसीव में पेमेंट अकाउंट आपका गलत हो सकता है। तो इस चीज को माइंड से हटा दो, बस सिंपल सा चीज याद रखना है, रिसीव और पेमेंट। बस जो आपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग पुट करके आंसर निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप जो भी बुक फॉलो करते होंगे आप देखोगे इसका 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, तो आप उस 1-2 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।